हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सभी चीज़ें अपडेट मिलती रहेंगी कि इस चैनल पे जो भी नया वीडियो आएगा अपडेट आपको मिल जाएगी और आप जल्दी से जल्दी उस वीडियोज़ को देख पाएंगे। देन वीडियोस को देखिए, वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप उसको लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ उसको ज़रूर बांटिए। चलिए, तो आज का जो ये वीडियो है इसके अंतर्गत हम देखेंगे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। दो एक्ट, एक SC/ST एक्ट 1989 वाला और 1993 वाला, दोनों एक्ट के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो आप पहले उनको भी देख सकते हैं। और ये सिविल एक्ट, ये तीनों एक्ट के जो वीडियोस हैं बहुत ही IMP है, MPPSC स्पेशल है, इन पे क्वेश्चंस MPPSC में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये लास्ट एक्ट है जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को एग्ज़ाम के पहले, इसलिए मैंने इसको बना लिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियोस को देख पाएँ, क्योंकि 10 तारीख को जो है प्री एग्ज़ाम है MPPSC और फॉरेस्ट विभाग का। चलिए, तो यहाँ पे जो है ये डिटेल्ड पार्ट है इसका, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का ये डिटेल्ड वाला है, इसके MCQs भी आपको मिल जाएंगे। चलिए, बात करते हैं हम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। तो इसके कुछ तथ्य देख लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि इस अधिनियम के प्रमुख तथ्य क्या है। तो पहले यह अधिनियम अस्पष्टता यानी छुआछूत की बात करें तो अपराध है, अधिनियम 1955 कहलाता था। ठीक है, अस्पष्टता अधिनियम 1955 कहलाता था। इस अधिनियम के क्रमांक की बात कर लेते हैं तो 1955 का 22वें नंबर का इसका क्रमांक हो जाएगा। इसका प्रथम संस्करण ये IMP है। ठीक, इसका प्रथम संस्करण 1 नवंबर 1970 को, ये डेट पूछी जा चुकी है एग्जामों में और पूछी ही जाएगी। तो 1 नवंबर 1970 को 2 भाषाओं में, कितनी भाषाओं में? 2 भाषाओं में आया था। तो ये वाला जो पॉइंट है IMP है, तो इसका प्रथम संस्करण 1 नवंबर 1970 को 2 भागों में आया था। उसके बाद बात करते हैं 19/11/1976 से इसका नाम जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 हो गया है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले जो नाम जाना जाता था अस्पष्टता अधिनियम 1955, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है यहाँ पे, राष्ट्रपति ने अनुमति इसको 8 मई 1955 को प्रदान की थी। तो राष्ट्रपति ने इसको कब अनुमति दी थी? 8 मई 1955 को। बात करते हैं इसके द्वितीय संस्करण की। तो इसका जो द्वितीय संस्करण है वो 1 जून 1977 को आया था। इसका द्वितीय संस्करण जो है 1 जून 1977 को आया था। तो ये भी याद रखना है, पहला संस्करण 1 नवंबर 1970 को आया था और जो है अगला 7 साल बाद 1977 को आया। चलिए, इसके अंतर्गत अब हम इसकी धाराओं की बात कर लेते हैं। इसमें जो टोटल है आपके 16 धाराएं हैं, जिसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। चलिए, तो धाराओं के अंतर्गत अधिनियम का विवरण हम देख लेते हैं। तो धारा एक में जो है बताया जाएगा कि इसका नाम ये है और ये कहाँ पे लागू होगा। तो क्या दे हैं, पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम का नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम होगा और यह संपूर्ण भारत में लागू होगा। संपूर्ण भारत यानी कि J&K के अंतर्गत भी आपका आएगा। जो 1989 का एक्ट था वो J&K में लागू नहीं था, लेकिन ये वाला एक्ट, ठीक है, यानी कि 1955 और एक और 1993 जो है, ये दोनों एक्ट J&K में भी लागू हैं। धारा 2 की बात करते हैं। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। क्या परिभाषाएं दी हैं देख लेते हैं। सिविल अधिकार, ठीक है, सिविल अधिकार वह अधिकार है जो अस्पष्टता निवारण के लिए संविधान के अनुच्छेद 17 में दिए गए हैं। यानी कि जो संविधान का अनुच्छेद 17 है जो कि समानता का अधिकार बताता है हमारा, ठीक है, 14 से 17 को समानता का जो है वो एक्ट माना जाता है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत ये आता है। बात करते हैं जैसे कि होटल, तंबू, जलयान, मनोरंजन स्थल, धर्मशाला, भोजनालय आदि स्थानों पर इस अधिनियम में को माने गए हैं। यानी कि जहाँ पे भी ये छुआछूत का जो चलन पहले था, आजकल तो होते हैं लेकिन कम होते हैं, तो ये वहाँ पे लागू होता है। अनुसूचित जाति का अर्थ अनुच्छेद 366 के खंड 25 और 26 में बताया गया है। यानी कि अनुसूचित जाति होती क्या है उसका जो डिटेल है वो 366 में बताया गया है। धारा 3 की बात कर लेते हैं। तो धारा 3 में क्या बोला गया है कि धार्मिक निर्योग्यताओं के लिए दंड, यानी कि देखिए 3 से हम कैसे याद करेंगे, धारा 3 हमारे 3 त्रिदेव हैं, त्रिदेव,
तो त्रिदेव से याद करेंगे कि तीनों देव त्रिदेव, यानी कि धारा 3 के अंदर धार्मिक चीज़ों की बात होगी। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी को पूजा के स्थान में एक धर्म का होते हुए भी जाने से रोकता है, यानी कि मंदिर वगैरह में आपको नहीं जाने दे रहा है, तो आप जो है इस एक्ट के अंतर्गत आएंगे और आपको सजा मिलेगी। किसी पूजा स्थल पर प्रार्थना से रोकना या किसी पुनीत तालाब, जल स्रोत, कुएं में पानी भरने से रोकना और जो धार्मिक हो, तो उपरोक्त रोकने वाले व्यक्ति को कम से कम 1 माह अधिकतम 6 माह तक का जुर्माने की सजा होगी, और जिसमें 100 से 500 रुपये तक का भी जुर्माना होगा। इस अधिनियम में जैन, बुद्ध, सिख, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज सभी को जो है हिंदू माना गया है। ठीक है, यानी कि बौद्ध वाले हों, चाहे सिख हो, ब्रह्म समाज हो, आर्य समाज हो, प्रार्थना समाज हो, कोई भी हो, तो उसको क्या माना गया है? हिंदू माना गया है। बात करते हैं धारा 4 की। तो धारा 4 जैसा कि धारा 4 है, और 4 यानी सामाजिक, सामाजिक यानी कि समाज, समाज यानी चारों तरफ के लोग आपके, है ना, हम बोलते हैं ना समाज क्या बोलेगा, यानी कि चारों तरफ के लोग जो समाज के अंतर्गत आते हैं। तो सामाजिक नियोजकर्ताओं के लिए दंड, इसमें क्या बोला है? अगर कोई व्यक्ति निम्न प्रकार से अस्पृश्यता का अपराध करता है तो उसे 1 से 6 माह तक का कारावास और 100 से 500 रुपये तक का आर्थिक दंड दिया जाएगा। पॉइंट्स में क्या क्या बोला गया है धारा 4 के अंतर्गत? किसी दुकान, होटल या भोजनालय आदि का उपयोग करने से रोकना, लोक उपयोग की वस्तुओं का उपभोग करने से रोकना, यानी कि अगर कोई जो सार्वजनिक चीज़ है और आप उसको उपयोग नहीं करने दे रहे हो तो किसी पेशा, व्यवसाय या रोजगार से रोकना, किसी जल स्रोत, शमशान या कब्रिस्तान, शौचालय, सड़क का उपयोग करने से रोकना, ये सभी जो है धारा 4 के अंतर्गत जो है दंड के हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ कोई करता है तो दंड का भागी होगा। और पॉइंट देखते हैं, किसी ट्रस्ट का उपयोग करने से रोकना, सार्वजनिक सवारी का उपयोग करने से रोकना, किसी क्षेत्र में निवास, निर्माण, अर्जन आदि से रोकना, धर्मशाला, सराय आदि में रोकने से रोकना, किसी रिवाज, आभूषण आदि के उपयोग से रोकना। अगर इन 9 पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट का दुरुपयोग किया जा रहा है या करने से रोका जा रहा है तो उसको 1955 के तहत 1 से 6 माह तक का कारावास और 100 से 500 रुपये का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। बात करते हैं धारा 5 की। धारा 5 के अंतर्गत क्या बोला जा रहा है कि अस्पताल आदि में दाखिले से मना करना। इसको कुछ हमने इस प्रकार से रिलेट किया है। पिछला जो था धारा 4 यानी कि सामाजिक, आप ऐसा कुछ काम करोगे तो 4 लोग मिलके आपके हाथ पैर तोड़ देंगे। ठीक है, आपने कुछ इस टाइप का काम किया तो 4 लोग समाज के मिलके आपका हाथ पैर तोड़ दिया, तो 4 में 4 लोग ने हाथ पैर तोड़े तो 5 में आप कहाँ चले गए? आप हाथ पैर टूटे तो आप अस्पताल में आ गए। तो इस तरीके से 5 को हम कैसे रिलेट किए हैं? अस्पताल से। अस्पताल आदि में दाखिले से मना करना। ठीक है, अब इसका डिटेल पढ़ते हैं। जो व्यक्ति अस्पृश्यता के लिए आधार पर किसी को अस्पताल, कॉलेज, स्कूल आदि में दाखिले से रोकेगा और दाखिले के बाद भेदभाव करेगा तो उसे 1 से 6 माह तक का कारावास और 100 से 500 रुपये का आर्थिक दंड दिया जाएगा। तो 5 को हमने कैसे रिलेट किया? अस्पताल से। ठीक है, डिटेल ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, आपको इतना पूछेगा कि अस्पताल आदि में दाखिले या स्कूल में दाखिले से रोकने के लिए कौन सी धारा में प्रबंध किया गया, तो धारा 5 या फिर धारा 5 इनमें से किससे संबंधित है, इस टाइप का ही बस क्वेश्चन बनेगा आपका। अब अस्पताल हो गया। अब धारा 6 की बात करें। 5 में हमने क्या देखा कि आप अस्पताल चले गए, ठीक, 5 में आप हॉस्पिटल चले गए। 6 में बोला जा रहा है माल बेचने या सेवा से मना करना, यानी अब हॉस्पिटल चले गए आप, इसको कुछ इस तरीके से रिलेट किया हमने। 5 में आप हॉस्पिटल गए, अब आपके पास पैसे नहीं थे तो आपको माल बेचना पड़ गया। आपके घर बार जो भी माल है आपके पास, आपने उसको बेचा। तो अस्पताल गए तो आपको माल बेचना पड़ा। अब माल भी बेचना पड़ा और सेवा से मना कर रहा है, यानी कि मान लीजिए कि कोई SC/ST वाला व्यक्ति था, ठीक, SC/ST वाला व्यक्ति था, वो गया हॉस्पिटल में और वो हॉस्पिटल था पंडित का, किसी पंडित का था। तो पंडित ने कहा भैया नहीं, हम सेवा नहीं दे पाएंगे आपको, तो उसने छुआछूत 1955 का जो एक्ट था उसका उल्लंघन कर दिया। तो धारा 6 में क्या आया कि भाई आप अस्पताल गए, अस्पताल में 5 में अस्पताल गए, 6 में आपको वहाँ पैसे नहीं थे तो आपको माल बेचना पड़ गया, और ऊपर से वो पंडित निकला, उसने आपको देने से, सेवा करने से भी मना कर दिया। तो इस टाइप का भी अगर कुछ होता है तो इसके लिए भी 1 से 6 माह की सज़ा है और 100 से 500 रुपये का आर्थिक दंड आपको दे दिया जाएगा। धारा 7 की बात करते हैं। धारा 7 में क्या बोला जा रहा है? अस्पृश्यता जनित अन्य अपराध, मतलब 7 के अंतर्गत, अब 7 यानी सार्वजनिक, ठीक है, 7 के अंतर्गत क्या होगा? देखिए 7 को सार्वजनिक से रिलेट नहीं करेंगे। 7 का मतलब है अस्पृश्यता जनित अन्य अपराध, अन्य को ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं।
7 हमारा इंडिया का लकी नंबर है, मैंने बताया हुआ है कई जगह इंडिया का लकी नंबर 7 है। तो 7 के अंदर क्या हो जाएगा, सभी चीज़ आ जाएंगी, जितने भी बाकी बची खुची हैं सब इंडिया के अंतर्गत ही रहेंगी। तो 7 को ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, नहीं तो सीधे याद कर लीजिए कि जनित अन्य अपराध जितने भी बचे खुचे हैं वो 7 के अंतर्गत आ जाएंगे। तो किसी भी व्यक्ति को 1 से 6 माह का कारावास और 100 से 500 रुपये का आर्थिक दंड होगा। किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 17 के अधिकारों से रोकना, यानी छुआछूत जो भी उसमें अधिकार दिया गया है उससे रोकोगे तो ये एक्ट लागू हो जाएगा। अनुच्छेद 17 के अधिकारों के उपयोग के कारण घायल किया गया हो या बहिष्कार किया गया हो या उसे रोका गया हो तो भी आप इस अपराध के अंतर्गत आएंगे। शब्द में, लिखित में, चित्र से, मुद्रा से, आदि से अस्पष्टता का उपयोग किया गया हो, कुछ भी ऐसा किया गया होगा तो धारा 7 के अंतर्गत ये सब लिखित है। नोट देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने अनुच्छेद 17 के अपराधों का उपयोग किया है और इस कारण दूसरा व्यक्ति बदला लेने के लिए अपराध करता है तो अपराधी को कम से कम 2 वर्ष की सज़ा और जुर्माना होगी। कुल मिला के ये है कि आप बदला लेने के भावने से दूसरे मतलब झूठा केस वगैरह करते हो तो अगर वो साबित हो जाता है तो 2 साल का आपको सज़ा और जुर्माना भी होगा। धारा 7 के अंतर्गत ए भी है, तो 7 का ए हम बात करते हैं। क्या बोला जा रहा है, कोई भी व्यक्ति अस्पष्टता के आधार पर किसी को झाड़ू लगाने, सफाई करने, जानवर का शव उठाने, जानवर की खाल खींचने यानी कि उसका जो मांस है वो निकालने के लिए, इस प्रकार के अन्य कार्यों के लिए अगर बाध्य करता है ज़बरदस्ती तो उसको 3 से 6 माह, याद रखिएगा अभी तक 1 से 6 माह चल रहा था, अब 3 से 6 माह तक की सज़ा हो सकती है। तो 100 से 500 रुपये का आर्थिक दंड हो सकता है। बात करते हैं धारा 8 की। तो धारा 8 के अंतर्गत क्या बोला जा रहा है कि जो व्यक्ति इस अधिनियम में दोषी सिद्ध होगा वह अपराध में लिप्त व्यापार करेगा, व्यापार, वृत्ति आदि की अनुगिप्ति रखता हो तो उसे लाइसेंस रद्द या निलंबन कर दिया जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति जो है ऐसा अपराध कर रहा है और कोई व्यापार कर रहा है तो उसका अगर लाइसेंस वगैरह है तो वो भी रद्द किया जा सकता है धारा 8 के अंतर्गत। धारा 9 के अंतर्गत क्या बोला जा रहा है, धारा ना से न्याय। तो किसी न्यास या संस्था जिसे सरकार ने अनुदान दिया हो, ठीक, सरकारी चीज़ की बात कर रही है, एनजीओ वगैरह, देखिए इसको ऐसे रिलेट कीजिए, एनजीओ से रिलेट कीजिए। धारा 9 से 9 और एन से एनजीओ। मान लो एनजीओ वगैरह है, लाइसेंस है सरकार का, ठीक है, उसको मतलब नॉन गवर्नमेंट है वो, लेकिन मान लीजिए कोई सरकारी संस्था भी है या सरकार से थोड़ा बहुत उसका टच भी है तो उसमें क्या होगा, अगर वो कुछ ऐसा अपराध करता है तो सरकार जो है उसको निलंबन कर देगा, उसका पुनर्ग्रहण कर सकती है, उस पर जुर्माना लगा सकती है। तो 9 से एनजीओ से आप याद रखिए, सरकारी संस्था से याद रखिए, ठीक है। धारा 10 की बात करते हैं। 10 के अंतर्गत क्या है, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम में किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है तो उससे भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम में किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है तो उसे भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा धारा 10 के अंतर्गत। देखिए धारा 10 का ए पूछा जाएगा जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। धारा 10 का ए, सामूहिक जुर्माना। इसको कैसे याद कर सकते हैं, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है, पॉलिटी के मैंने 1-2 वीडियो डाले हैं उसमें देखा होगा आपने, 10वीं सूची अनुसूची जो है वो दल बदल की है। दल बदल, कौन सी, दल बदल 10वीं अनुसूची, यानी दल बदल, दल क्या होता है, ग्रुप होता है, तो ग्रुप का क्या मतलब हो गया, सामूहिक जुर्माना हो गया। तो 10 का ये सामूहिक जुर्माना। यदि राज्य शासन यह पाता है कि किसी क्षेत्र के व्यक्ति अपराध, उसके दुष्प्रेषण या किसी भी रूप में अपराध में सहायक है तो किसी राज्य शासन उक्त व्यक्तियों पर सामूहिक जुर्माना लगा सकता है और उस जुर्माने का विभाजन समय आदि का निर्णय लेता है, ठीक। तो सामूहिक, सिर्फ आपको याद रखना है सामूहिक जुर्माना, धारा 10 का ए। पहला पॉइंट क्या बोला है कि पर सरकार को उस क्षेत्र में ढोल पीटकर या अन्य प्रकार से सूचना देनी होगी, ठीक है। कोई भी व्यक्ति चाहे तो समक्ष अधिकारी के समक्ष जुर्माने से माफ़ी आदि के लिए अर्जी लगा सकता है, यानी कि माफ़ी भी आप मांग सकते हो सरकार से। धारा 11 की बात कर लेते तो धारा 11 में क्या है, पश्चावर्ती दोष। कोई व्यक्ति फिर से इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करता है तो क्या होगा, यानी कि एक बार अपराध सिद्ध हो गया है, दोबारा फिर से अपराध कर रहा है तो क्या होगा। इसका पहला पॉइंट है दूसरे अपराध पर 6 माह से 12 माह। देखिए पहले क्या था, 1 से 6, अब 6 माह से 12 माह एवं 200 से 500। पहले कितना था, 100 से 500 था, अब 200 से 500 रुपये का दंड हो गया। तीसरे बार अगर करेगा तो 1 वर्ष से 2 वर्ष और फिर 500 से 1000 रुपये का उसको जुर्माना लगाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि कोई व्यक्ति दूसरे बार अपराध करता है तो कितनी सज़ा होगी, 3 से 12, 6 से 12, 1 से 2, तो आंसर होगा 6 से 12। तीसरे बार करता है तो कितना होगा, 2 से 3, 1 से 2, 4 से 5 वर्ष, तो 1 से 2 आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे आपके।
बात करते हैं 12वें की, तो 12 के अंतर्गत क्या है, धारा 12 न्यायालय द्वारा उपधारणा। तो न्यायालय द्वारा उपधारणा में क्या है, अगर इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध अनुसूचित जाति के व्यक्ति के विरुद्ध किया गया है तो न्यायालय मानकर चलेगा कि यह अस्पृश्यता का जनित अपराध है, धारा 12 के अंतर्गत। 13 की बात करते हैं। 13 में क्या बोला जा रहा है, कोई भी सिविल कोर्ट ऐसा कोई भी वाद यानी कि कोई भी मुद्दा ग्रहण नहीं करेगा या कोई भी ऐसा केस नहीं लेगा जिसके आदेश से इस अधिनियम के विरुद्ध कार्य होगा। मतलब इस अधिनियम के विरुद्ध में कोई भी कोर्ट कुछ ऐसा करेगा ही नहीं। और कोई भी न्यायालय किसी भी वाद के निर्णय में अस्पष्टता के आधार पर निर्योग्यता लागू करने वाला प्रथा को मान्यता नहीं देगा। मतलब इस एक्ट से रिलेटेड अगर कुछ भी इससे विरुद्ध होगा तो सरकार उसको नहीं मानेगी, बनी सी बात है। रूल के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। 14 की बात करते हैं। धारा 14 कंपनियों द्वारा अपराध। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, 14 यानी कि जो 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको फैक्ट्रियों में काम कराया जाता है, जो कि अपराध है। तो धारा 14 के अंतर्गत कंपनियां आ जाएंगी, कंपनियों द्वारा अपराध। इसको कैसे कर सकते हैं, अगर इस अधिनियम में अपराध किया गया व्यक्ति का कंपनी है तो ऐसा व्यक्ति जो है अपराध करने के समय कंपनी के लिए उत्तरदायी है, अभियुक्त होगा। परंतु कोई व्यक्ति यह सिद्ध करता है कि उसे अपराध की जानकारी नहीं थी तो वह बच सकता है। नहीं, मतलब किसी कंपनी का मालिक है, कुछ अपराध कर रहा है, मान लीजिए उसको पता नहीं था कि यह अपराध हो रहा है और ऐसा सिद्ध हो जाता है कि हाँ भाई उसको पता नहीं था, तो वो निर्दोष भी हो सकता है, गलती से अगर हुई है, भूलवश। 2 की बात करते हैं। अगर अपराध किसी निर्देशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के सम्मति का मतलब कि उसकी सहमति से किया गया है तो वह अधिकारी भी दोषी होगा। यानी कि एक मैनेजर ने अपने क्लाइंट से कहा कि तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करो, तो उसमें वो क्लाइंट दोषी तो रहेगा ही क्योंकि उसने किया, लेकिन मैनेजर भी दोषी रहेगा क्योंकि उसने करवाया। ठीक है, तो ऐसा होगा। 14 का ए के अंतर्गत हम बात करते हैं तो सद्भावना पूर्वक कार्यवाही संरक्षक। इसके अंतर्गत क्या बोला जा रहा है, यदि कोई सरकार, केंद्र या राज्य के द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है तो सरकार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी। दूसरे पॉइंट में क्या बोला गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जस्ट रीड कर लीजिए इसको। इस अधिनियम के पालन में सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के कारण हुए नुकसान के लिए शासन के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। 15 की बात कर लेते हैं। धारा 15 के अंतर्गत बोला गया है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय होगा, भले वह CRPC में असंज्ञेय हो। ठीक है, यानी कि इस रूल बुक हो कोई, उसमें अगर दिया गया है कि यह अपराध नहीं है, मतलब इस अधिनियम में जैसा संज्ञेय है असंज्ञेय नहीं होगा। संज्ञेय अपराध वह होता है जिसमें पुलिस बिना गिरफ्तारी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। मतलब बिना गिरफ्तारी वारंट के भी जो है पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है, ये वो वाला अपराध होता है। तो इस अधिनियम में 3 माह तक की सजा वाले अपराध की सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी और 3 माह से ऊपर वाले अपराध का विशेष न्यायालय के द्वारा सुना जाएगा। यानी कि 3 माह से, क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि 3 माह से पहले न्यायिक प्रक्रिया कौन करता है, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है, और 3 माह से ऊपर विशेष न्यायालय। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, यदि किसी लोक सेवक यानी गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, सरकारी कर्मचारी द्वारा इस अधिनियम में दुष्प्रेरणा का अपराध किया गया है तो कोई भी न्यायालय ऐसा अपराध का संज्ञान, ठीक, मतलब अगर करता है तो क्या होगा, अगर राज्य शासन कर्मचारी है तो राज्य शासन की मंजूरी के बिना नहीं कर सकता। यानी कि अगर अपराध सिद्ध हो गया तो राज्य शासन को जब तक मंजूरी नहीं देगा जब तक वो काम नहीं कर सकता। अगर केंद्र का होगा तो केंद्र शासन की मंजूरी के बिना वो काम नहीं कर सकता। बस इतना ही बोला गया है। धारा 15 का ए, शासन का कर्तव्य। अगर एक बार केंद्र शासन ने इस अधिनियम में कोई नियम बना दिया तो उसको लागू राज्य शासन को करना पड़ेगा। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ इसमें रूल चेंज कर दिए तो राज्य सरकार को वो लागू ही करना पड़ेगा। दूसरा, इनमें निम्न शामिल है, क्या क्या शामिल है, पीड़ित को सुविधाएं, न्यायिक मदद एवं अन्य मदद राज्य शासन देगा। यानी कि उसको सुविधाएं, न्यायिक मदद कुछ चाहिए और जो भी मदद है वो शासन देगी, राज्य सरकार देगी। अधिनियम के अंतर्गत लागू नियमों को लागू करवाने के लिए राज्य शासन विवेचना आदि के लिए अधिकारी नियुक्त करेगा। यानी कि राज्य शासन ही अधिकारी वगैरह को नियुक्त करेगा। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय राज्य गठित करेगा। यानी कि विशेष न्यायालय भी राज्य गठित करेगा। और रूल बनाने की बात आएगी तो सेंट्रल ने बनाया था। राज्य शासन की सहायता के लिए समितियों की स्थापना, जो उपाय आदि बताए, राज्य शासन ही नियुक्त करेगा, समिति भी राज्य शासन ही बनाएगा।
राज्य शासन समय समय पर इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए सर्वेक्षण भी करवाएगा, ठीक है, सर्वे करवाएगा। उन स्थानों को राज्य शासन निर्धारित करेगा जहां पर अस्पष्टता जनित अपराध करवाएगा, या मतलब जहां पे अस्पष्टता वाले जो करवाए गए हैं वहां की जांच वगैरह करवाई जाएगी। केंद्र सरकार राज्य सरकार से किए गए उपायों के समन्वय के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। मतलब केंद्र सरकार जो है, राज्य सरकार ने जो भी किए गए उपाय हैं उनके समन्वय के लिए भी कदम उठा सकती है। केंद्र सरकार हर वर्ष संसद के दोनों सदनों के समक्ष स्वयं एवं राज्यों द्वारा किए गए उपायों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यानी कि केंद्र सरकार जो सेंट्रल के समय पूरी रिपोर्ट साल भर की देगी कि कैसा काम हुआ, क्या समिति बनी, उसने क्या रिपोर्ट दी, सब रिपोर्ट केंद्र शासन जो है जो पेश करेगी सदन में। धारा 16 की बात करते हैं। धारा 16 के अंतर्गत क्या बोला जा रहा है, यह अधिनियम जब तक विशेष उपबंध ना हो हर अधिनियम एवं कानून से ऊपर है। यानी कि 1989 और 1993 से भी ये ऊपर का एक्ट है, ठीक। कोई विशेष उपबंध ना हो, यानी कि कोई विशेष चीज़ उसने या कोई विशेष रूल ना लग रहा हो। धारा 16 का ए, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के उपबंध किसी भी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जिसकी आयु 14 वर्ष से अधिक है। तो 1958 एक्ट का जो भी रूल है वो 14 वर्ष से ऊपर के लोगों पर लागू नहीं होगा। धारा 16 का बी, नियम बनाने के अधिकार। केंद्र शासन राजपत्र में अधिसूचना जारी कर इस अधिनियम में नियम बना सकेगी। केंद्र सरकार जो है राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इसका अधिनियम बना पाएगी। इस अधिनियम में बनाया गया हर नियम संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई कोई नियम बनाया गया है तो सदन में कितने दिन के लिए रखा जाएगा, तो 30 दिन के लिए रखा जाएगा। अगर इस समय सीमा में दोनों सदन किसी नियम में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वह परिवर्तन हो जाएगा। दोनों सदन चाहे तो किसी नियम को निष्प्रभाव भी कर सकते हैं, मतलब सदन चाहे तो नियम को निष्प्रभाव भी कर सकते हैं और परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो ये जो था आपका 1955 का जो एक्ट था उसका डिटेल पार्ट मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है। अब जल्द ही मैं इसका जो है आपके लिए MCQs लाऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा, तो उसको भी आप देखिए। तो अब आपका काम है, ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralert, इसको लाइक कीजिए। फेसबुक ग्रुप भी है, आप उसको भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो आप देख पाएंगे तो उन पर भी आप क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।